नमस्कार, करण नॉमिक्स की टेक ऑफ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम कल से सुन रहे हैं टिकटॉक पर बैन लग गया, यूसी ब्राउज़र पर बैन लग गया है, कैम स्कैनर पर बैन लग गया है। तो ये क्या है और क्यों लगाया है बैन, उसी को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। भारत चीन संबंधों का नया दौर, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए 59 चीनी ऐप्स पर लगाया गया प्रतिबंध। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A। ये है आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। यदि आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। आज हम देखेंगे शुरू से लेकर 2020 तक भारत और चीन संबंधों को। उसके बाद ये ऐप्स होते क्या हैं जिनके ऊपर लगा है बैन, और ये बैन क्यों लगा है और किसके तहत लगा है, और अगला कदम क्या हो सकता है, उन सबको हम देखेंगे। देखिए, भारत चीन के यदि हम देखते हैं तो पहले भारत और चीन के मध्य क्या था, तिब्बत था। लेकिन जैसे ही चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, अब भारत और चीन आपस में क्या हो गए, पड़ोसी हो गए। अब ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है, हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि भारत और चीन की सीमा को क्या करती है, साझा करती है। और ये जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले लगभग एक साथ ही भारत और चीन ने साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाई। उसके बाद 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और 1954 में नेहरू जी ने और झोउ एनलाई ने हिंदी चीनी भाई भाई और पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, और उसके बाद जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया गया तो तिब्बत के जो आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा जी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में क्या ली, शरण ली। वो यहाँ से आ गए, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण ले ली। उसके बाद चीन को ये चीज़ नागवार गुजरी, और चीन ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कमज़ोर करता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। भारत और चीन के मध्य सीमा संघर्ष हुआ और उनको बहाल होने में 97 आ गया, यानी 1976 में भारत चीन के मध्य राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल किया गया। उसके बाद 1962 में भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकटेरमन भारत गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद चीन का दौरा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने। उसके बाद आ गया 2003। हाँ जी, 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने भारत और चीन के मध्य भारत चीन संबंधों में सिद्धांतों और व्यापक सहयोग पर घोषणा पर हस्ताक्षर किए, यानी द डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन इन इंडिया चाइना रिलेशन के मध्य क्या हो गए, हस्ताक्षर हो गए। ठीक है, उसके बाद 2015 आ गया। 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीन का दौरा किया, और चीन ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए नाथुला दर्रा खोल दिया। उसके बाद भारत ने चीन में भारत पर्यटन वर्ष मनाया। ठीक है, उसके बाद 2018 आ गया। 2018 में चीन के वुहान में भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ। 2019 में ये चेन्नई में हुआ, और 2020 आते आते चीन ने एक तो पूरे विश्व को कोरोना का क्या दिया, तोहफा दिया। उसने कोरोना जैसी बीमारी दी पूरी दुनिया को, और इसके साथ साथ भारत और अन्य देश के साथ उसके विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और भारत के साथ सीमा विवाद जो है वो इतना बढ़ गया है कि भारत को इस तरीके का कदम उठाना पड़ा। पैंगोंग त्सो झील, गलवान घाटी, अरुणाचल प्रदेश, ये लगातार विवाद का मुद्दा बने हुए हैं। और आपको पता है गलवान घाटी में तो हमारे 20 जवान शहीद भी हो गए भारत और चीन के मध्य जो झड़प हुई उसमें। एक्चुअली है क्या कि चीनी फौज का एक तरीका है, वो है क्रीपिंग गतिविधि, है ना। क्रीपिंग में ये क्या करती है कि रेंगते हुए आगे बढ़ती है, और इन गतिविधियों के जरिए जो विवादित जो इलाके हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया, उनमें धीरे धीरे अपना अधिकार कर लेती है, और वो ऐसा ही कर रही है। देखिए, थोड़ा सा हम देखते हैं कि 61 साल से विवाद है क्या। देखिए, हमें पता है कि 3448 किलोमीटर की सीमा जो है हम साझा कर रहे हैं, किसके साथ, चीन के साथ। और ये गालवन नदी का इलाका है जो कि लद्दाख में है। ठीक है, ये भारत है। एक्चुअली पैंगोंग झील और गालवन नदी के इलाके में बॉर्डर तय नहीं है, तो वहाँ पर हो क्या रहा है, चीन भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, भारत ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत चीन ने अब इसमें विरोध जताया, तनाव हुआ है लगातार, और यही एक विवाद का विषय बना हुआ है जिसके तहत भारत ने ये कदम उठाया है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और फिंगर 4 और फिंगर 8 को भी यदि हम देखते हैं तो वो भी एक, हमें पता है कि इसको भी हम क्लियरली जानते हैं कि भारत फिंगर 8 तक अपना कहता है कि भारत फिंगर 8 तक भारत का दावा है, और चीन जो है वो लगातार इसमें घुसपैठ करती रहती है, और यहाँ पर जो है लगातार मुद्दा बना रहता है। अब हम देखते हैं कि इसके तहत जो ऐप्स बंद किए गए हैं, ऐप्स ब्लॉक किए गए हैं, तो एक्चुअली ऐप्स होते क्या हैं। देखिए,
ऐप का मतलब होता है एप्लीकेशन, और ऐप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम होते हैं, और ये मोबाइल उपकरणों में या डेस्कटॉप पर इनका उपयोग किया जाता है। इनमें कोई प्रोग्राम जो होता है उसको विकसित करते हैं, प्रोग्राम डालते हैं, उनको अपडेट कर दिया, लगातार अपडेट किया जाता है, और आप मोबाइल में या अपने डेस्कटॉप पर जो है ना डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। ये होता है ऐप, बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसको बैन क्यों किया? बैन इसलिए किया है क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये कह रहा है कि ये जो ऐप्स हैं ये भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था को क्या है, खतरा है, क्योंकि इससे लोगों का डेटा चोरी हो रहा है, उनकी गोपनीयता भंग हो रही है। तो ये केवल भारत सरकार ने ऐसे ही नहीं कर दिया, बल्कि उससे कई सारी शिकायतें गूगल के एंड्रॉयड से, एप्पल के iOS प्लेटफॉर्म से प्राप्त हुई हैं कि अनऑथराइज तरीके से जो है डेटा लीक हो रहा है, चोरी हो रहा है। और इसके साथ साथ 15 जून को जो लद्दाख की गैल्वन घाटी में गतिरोध हुआ था, जिसके तहत 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी, शहीद हो गए थे वो, इसी संबंध में जो है तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया और भारत ने ये कदम उठाया है। ठीक है, ये कदम उठाया गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 69A के तहत। इस अधिनियम में ये है कि इस अधिनियम में है क्या, इस अधिनियम के तहत ही जो है इसको बंद क्या किया गया है कि इन ऐप्स को जो है ब्लॉक किया गया है। इस अधिनियम में बेसिकली IT एक्ट हमारा यही कह रहा है कि आप जो है ये ऐसा है कि कोई भी गोपनीयता को खतरा होता है या कुछ भी ऐसा गलत होता है तो हमें क्या करना चाहिए कि आप कोई निजता का हनन नहीं है। देखिए, आप किसी भी के भी निजता में हनन नहीं कर सकते। किसी के मोबाइल में, कंप्यूटर डेटा में क्या है उसका हनन नहीं हो सकता है ना। ऑनलाइन गतिविधियां क्या हैं उसका हनन नहीं हो सकता है। हम किन व्यक्तियों के संपर्क में आ रहे हैं आप उसका पता नहीं लगा सकते। आप उन लोगों के लिए ज़रूर कार्रवाई कर सकते हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं, उसकी अखंडता को, आतंकवादी गतिविधियों में जो लोग शामिल होते हैं, आप उनका डेटा जो है वो सुरक्षित रखिए, उनके डेटा के बारे में पता लगाइए। अब आम लोगों का जो कंप्यूटर पर या टेलीफोन पर या मोबाइल पर, स्मार्टफोन पर डेटा है उस पर आप नज़र नहीं रख सकते। और इसके लिए श्री कृष्ण समिति भी गठन की गई थी 2018 में। तो कई बार आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है, श्री कृष्ण जो समिति है वो किससे संबंधित है? डेटा सुरक्षा के ऊपर जो है श्री कृष्ण समिति आई है, जिसने ये कहा कि निजता संबंधी अधिकार देने पर जोर देना चाहिए, और जो है वो हमारे डेटा का जो है दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसकी गोपनीयता, व्यक्तियों की गोपनीयता जो है बनी रहनी चाहिए। ठीक है, अब सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है? सरकार का अगला कदम हो सकता है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और घरेलू सोशल मीडिया ऐप शेयरएट ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि बड़े पैमाने पर उपभोक्ता खंड अब क्या होगा भारत के पास। यानी अब जो लोग टिकटॉक पर कैम स्कैनर के हम इतने आदी हो गए थे, इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे थे, तो अब क्या होगा कि अब भारत, ये जो चीज़ें हैं वो भारत में इस तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे, और ये जो जितने भी कंज्यूमर है जो पहले चाइना के पास जा रहा था वो भारत के पास ही रहेगा, और हमारा डेटा अब क्या रहेगा, भारत में ही सुरक्षित रहेगा। इसके साथ साथ चीन के डिजिटल सिल्क रूट में महत्वाकांक्षाओं के लिए भी एक झटका है, क्योंकि इससे कंपनियों का वैल्यूएशन कम होगा, वोकल फॉर लोकल को बल मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा, और निजता की सुरक्षा भी बेहतर होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा जो शुरू से लेकर, चीन से लेकर, और ये क्यों किया गया है और ये ऐप्स होते क्या हैं वो सब क्लियरली समझ में आया होगा। हम आज का सेशन पूरा करते हैं इस मोटिवेशनल कोट के साथ कि आप स्ट्रेस को झेलना सीखिए बॉस, क्योंकि यदि आप स्ट्रेस को नहीं झेल पाएंगे तो आपसे सक्सेस भी नहीं संभाली जाएगी। तो लाइफ में कितना भी बड़ा स्ट्रेस हो, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सक्सेस, तो उसको भी झेल जाइए क्योंकि सक्सेस भी हमें संभालनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।